डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में सरकार किस प्रकार से पर्यावरणीय प्रदूषण का नियंत्रण करती है, उसके पास क्या अस्त्र होते हैं, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंट्स गवर्नमेंट के पास होते हैं, एक कमांड एंड कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरे मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। सरकार के लिए केवल यह ज़रूरी नहीं है कि वह उपायों के द्वारा प्रदूषण का नियंत्रण करे, पर्यावरण का विनियमन करे, बल्कि ज़रूरी यह भी है कि जिस विधि का उपयोग किया जाए वह न्यूनतम लागत वाली विधि हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो। तो सबसे पहले जो कमांड एंड कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी है, जिसको हम ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स, कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं, उसमें 3 विधियां आती हैं। और पहली विधि है एनवायरमेंटल रेगुलेशन थ्रू लायबिलिटी लॉज। पहली विधि है उत्तरदायी कानून के द्वारा पर्यावरण का विनियमन। लायबिलिटी लॉज मेक polluters liable for the damage they cause। उत्तरदायी कानून प्रदूषणकर्ता को उसके द्वारा की गई क्षति के लिए जिम्मेदार बनाते हैं, उत्तरदायी ठहराते हैं। इस प्रकार यह विधि ये कहती है कि प्रदूषणकर्ता ने जितना प्रदूषण किया उससे जो क्षति हुई उसका मौद्रिक मूल्य जितना है उतना मुआवजा, उतना कॉम्पेंसेशन प्रदूषणकर्ता को देना होगा। So according to the liability laws, compensation will be in direct proportion to the damage which was created by polluter। हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से मुआवजा निर्धारित करके लायबिलिटी लॉस एक्सटर्नलिटी को, निगेटिव एक्सटर्नलिटी को टोटली इंटरनलाइज कर देते हैं। एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं। एक नदी है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, फ्री टू यूज़। नदी के किनारे ऊंचाई पर पेपर मिल है जो पेपर का प्रोडक्शन करती है, और यह प्रोडक्शन प्रदूषण उत्पन्न करता है। पेपर इंडस्ट्री इज डर्टी इंडस्ट्री। और जो प्रदूषित जल है वो नदी में वो प्रवाहित करती है, यानी अपने वेस्ट डिस्पोजल के लिए पेपर मिल नदी का उपयोग करती है। दूसरे किनारे पर फिश हैचरी है जहाँ मछलियों का उत्पादन किया जाता है और बिक्री की जाती है। जो नदी है एक फ्री रिवर है, अतः पेपर मिल और फिश हैचरी दोनों बराबर उस नदी का उपयोग कर सकती है। इस प्रोसेस में पेपर मिल का जो प्रोडक्शन है वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ज़्यादा प्रदूषित जल पेपर मिल नदी में प्रवाहित करेगी, नदी में प्रदूषण बढ़ता जाएगा और पेपर मिल की इस क्रिया से जो क्षति होगी वो फिश हैचरी की होगी, जिसका फिश प्रोडक्शन, मछलियों का उत्पादन घटेगा। तो पेपर मिल पोल्यूटर है और जो क्षति उठा रहा है वो फिश हैचरी है। स्टूडेंट्स, मैंने कुछ फिगर्स जो आपको भेजी हैं और आपके पास स्टडी मटेरियल कंटेंट्स में भी हैं,
उसमें फिगर नंबर 5.1 लायबिलिटी लॉस से संबंधित है। उस फिगर को अगर हम देखें, वाई एक्सिस पर डॉलर लिखा है, यानी जो भी चीज़ें हैं वो मौद्रिक मूल्य डॉलर के रूप में। एक्स एक्सिस पर जैसे ही हम जीरो से आगे जाते हैं वेस्ट एमिशन है, अपशिष्ट उत्सर्जन। तो एक्स एक्सिस पर आप मूल बिंदु से आगे बढ़ेंगे, वेस्ट एमिशन, अपशिष्ट उत्सर्जन। वाई एक्सिस पर डॉलर वैल्यू। एमसीसी और एमडीसी कर्व चित्र में बिंदु एस पर काटते हैं और बिंदु एस के नीचे लिखा है डब्ल्यू ई एक्स एक्सिस पर, यानी कि जहां ये दोनों काटते हैं वह बिंदु सोशल ऑप्टिमम लेवल का बिंदु है और इसके हिसाब से जो सोशल ऑप्टिमम लेवल ऑफ पोल्यूशन है उसका मान है OWE। सो OWE इज सोशल ऑप्टिमम लेवल ऑफ पोल्यूशन। अगर आप पिछला लेक्चर रिकॉल करें तो मैंने आपको बताया था कि यह OWE पोल्यूशन, प्रदूषण, वह प्रदूषण का स्तर है, वह उत्सर्जन है जिसको समाज वहन करने के लिए तैयार है। ये प्रदूषण कहाँ से आ रहा है? यह आ रहा है पेपर मिल के प्रोडक्शन से। लेकिन चूंकि समाज को पेपर चाहिए, इसलिए समाज पेपर के प्रोडक्शन को पाने के लिए पेपर के प्रोडक्शन के दौरान जो गंदे पानी का उत्सर्जन हो रहा है उसको वहन करने के लिए तैयार है। OWE सोशल ऑप्टिमम लेवल ऑफ पोल्यूशन है। माना अगर पेपर मिल को फ्री छोड़ दिया जाए तो वो जितना मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकती है वो करेगी और वो जितना मैक्सिमम पोल्यूशन कर सकती है या वेस्ट का एमिशन कर सकती है, गंदे पानी का निस्तारण कर सकती है, वो करेगी। सपोज द मैक्सिमम एमिशन और मैक्सिमम वेस्ट जनरेटेड बाय द पेपर मिल इज W स्टार, फिगर 5.1। मूल बिंदु में मूल बिंदु जीरो से लेकर W स्टार अगर पेपर मिल को आप फ्री छोड़ दें तो वो मैक्सिमम इतना एमिशन कर सकती है। अगर वह इतना मैक्सिमम एमिशन करेगी तो इतना एमिशन करने से टोटल डैमेज कॉस्ट कितनी होगी? टोटल डैमेज कॉस्ट की जो मॉनिटरी वैल्यू है उसी के अनुपात में पेपर मिल को, फिश हैचरी को मुआवजे का भुगतान करना होगा। यदि हम चित्र में देखें, लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो एमडीसी कर्व है, एमडीसी कर्व और एक्स एक्सिस पर जो मात्रा है उसके बीच का घिरा हुआ क्षेत्रफल टोटल डैमेज कॉस्ट को बताएगा। द एरिया कवर्ड बाय एमडीसी कर्व एंड द रेलेवेंट पोर्शन ऑन द एक्स एक्सिस इज टोटल डैमेज कॉस्ट। चित्र के अनुसार OW स्टार कुल अपशिष्ट की टोटल डैमेज कॉस्ट OTW स्टार है, OTW स्टार है। अतः फिश हैचरी के द्वारा शिकायत करने पर फिश हैचरी को OW स्टार प्रदूषण से, उत्सर्जन से जो नुकसान हो रहा है, चूंकि उसकी मात्रा OTW स्टार है इसीलिए इतने डॉलर का मुआवजा भुगतान पेपर मिल को करना होगा। लेकिन प्रक्रिया का अंत ये नहीं है। जो इंस्ट्रूमेंट है वो ये कहता है कि पेपर मिल अपने डिसीजन को रिवाइज करेगी।
सोचे कि क्या कुछ और भी हो सकता है जिससे हमारी लागत कम आए। एक स्थिति हम लेते हैं, मान लीजिए पेपर मिल अपना प्रदूषण घटाने के विषय में सोचती है और वो चाहती है कि जो प्रदूषण हो वो OW स्टार न हो बल्कि उससे थोड़ा कम OWJ रखा जाए, जिसका अर्थ है कि पेपर मिल WJW स्टार के बराबर का प्रदूषण घटाना चाहती है, क्योंकि उसको लगता है इसमें फायदा है। अब देखिए, अगर पेपर मिल का प्रदूषण या उत्सर्जन, पेपर मिल का जो उत्सर्जन है वो W स्टार से घटकर WJ हो जाए तो टोटल वेस्ट डिस्पोजल कॉस्ट क्या होगी? टोटल वेस्ट डिस्पोजल कॉस्ट बराबर टोटल डैमेज कॉस्ट प्लस टोटल कंट्रोल कॉस्ट। अगर WJ उत्सर्जन होता है तो टोटल डैमेज कॉस्ट होगी ORWJ। ORWJ, that is area surrounded by MDC and x-axis। तो ORWJ के बराबर भुगतान पेपर मिल फिश हैचरी को करेगी। लेकिन प्रदूषण को W स्टार से WJ तक यदि घटाया जाएगा तो इसमें एक क्लीन अप कॉस्ट भी इन्वॉल्व होगी। प्रदूषण को घटाना, कुछ तकनीक का उपयोग करेंगे, उसमें भी पैसा खर्च होगा, जिसको हम MCC कर्व, मार्जिनल कंट्रोल कॉस्ट कर्व के थ्रू देख सकते हैं। अगर उत्सर्जन W स्टार से WJ तक घटाया जाएगा तो टोटल कंट्रोल कॉस्ट होगी मार्जिनल कंट्रोल कॉस्ट कर्व और एक्स एक्सिस पर जितना उत्सर्जन कम किया जाएगा उससे घिरा हुआ क्षेत्रफल। यदि हम देखें तो MCC वक्र और उत्सर्जन में जो कटौती की जा रही है WJW स्टार, इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल है WJW स्टार U। ये है टोटल कंट्रोल कॉस्ट ऑफ कंट्रोलिंग एमिशन फ्रॉम W स्टार टू WJ। तो पेपर मिल के हिसाब से कुल खर्चा कितना हुआ? एक खर्चा हुआ ORWJ, ये वह मुआवजा है जो फिश हैचरी को दिया, और दूसरा खर्चा है W स्टार WJU जो उत्सर्जन को कम करने की लागत है। तो जो कुल खर्च हुआ वो चित्र के हिसाब से यदि देखा जाए तो उसका मान ORWJ प्लस W स्टार UWJ, इसकी तुलना पहले की स्थिति से करिए। अगर उत्सर्जन में कटौती पेपर मिल ना करे और जो पूरा उत्सर्जन उसका है OW स्टार, इसके लिए वह मुआवजा दे, तो पहले कुल मुआवजा यानी कुल खर्च जो था मुआवजे के रूप में वो था OW स्टार T, और अब ORWJ प्लस UWJ W स्टार है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो यदि पेपर मिल अपने उत्सर्जन को W स्टार से घटाकर WJ करती है तो अब नई स्थिति में उसकी जो नेट सेविंग है वो क्षेत्रफल W स्टार URT के बराबर है। उसकी सेविंग क्षेत्रफल W स्टार URT के बराबर है। अतः पेपर मिल के लिए
उत्सर्जन को W स्टार से घटाकर WJ तक लाना फायदे का सौदा है। यहाँ दोनों चीज़ें बेहतर हो रही हैं। एक और उत्सर्जन को घटाने में पेपर मिल को लायबिलिटी लॉस की उपस्थिति में कुछ बचत प्राप्त हो रही है, नेट सेविंग। फिश हैचरी का उत्पादन बढ़ेगा क्योंकि उत्सर्जन अब कम हो रहा है, W स्टार के स्थान पर WJ। और सरकार को यह फायदा कि केवल एक नियम बना देने से जो प्रदूषण करता है वह अपने इंटरेस्ट में खुद प्रदूषण को घटा रहा है, उत्सर्जन को घटा रहा है। ऐसे ही हम कोई और भी स्थिति ले सकते हैं। पेपर मिल अपने उत्सर्जन को WJ से और कम करे और कम करे और कम करे, हमेशा उसको नेट सेविंग मिलेगी जब तक कि वह बिंदु WE तक नहीं पहुंच जाती। WE के पहले तक W स्टार से उत्सर्जन को घटाया जाए और WE तक आया जाए, तो W स्टार से घटाते घटाते WE तक आने की प्रक्रिया में हमेशा MDC इज ग्रेटर देन MCC। और जब तक MDC MCC से ज़्यादा होगी, हमेशा पेपर मिल के पास ये इंसेंटिव होगा कि वह अपने उत्सर्जन को घटा के अपने टोटल खर्च को पहले से कम कर ले। पेपर मिल अपने उत्सर्जन को W स्टार से घटाते घटाते WE तक लाएगी और इस प्रक्रिया में उसकी कुल लागत कम होगी, नेट सेविंग मिलेगी। ध्यान रखिए, WE पर जब आ जाएंगे तो WE सोशल ऑप्टिमम लेवल का पॉइंट है। पेपर मिल जो कुल उत्सर्जन कर सकती थी वो था OW स्टार। उसने जितने उत्सर्जन में कटौती की जो वो करेगी, क्योंकि नेट फायदा है कटौती करने में, वो है W स्टार से घटा के WE तक ले आना। तो पेपर मिल अब कितना उत्सर्जन करेगी? OWE इतना उत्सर्जन होगा और ये सोशल ऑप्टिमम लेवल ऑफ पोल्यूशन है, ये सामाजिक रूप से स्वीकार्य है। तो काम अपने आप हो गया लायबिलिटी लॉस से। रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंट को अप्लाई करने का जो रेशनेल था वो यही था कि सोशल ऑप्टिमम लेवल ऑफ पोल्यूशन तक अगर रहता है तो ओके है, उससे ज़्यादा अगर प्रदूषण है, उत्सर्जन है, तो उसको हम घटा के सोशल ऑप्टिमम लेवल तक ले आए। उद्देश्य सफल। अब इस स्थिति में अगर आप देखें, जब पेपर मिल अपने प्रदूषण को W स्टार से घटाकर WE तक ले आती है, फिगर को ध्यान से देखिएगा, तो अब उसका कुल खर्च कितना है WE पर? उसके खर्च के दो कंपोनेंट हैं, एक टोटल डैमेज कॉस्ट जो मुआवजे के रूप में फिश हैचरी को जाएगी, और दूसरा टोटल कंट्रोल कॉस्ट जो उत्सर्जन को W स्टार से WE तक घटाने का खर्च है। टोटल डैमेज कॉस्ट जो मुआवजा है वो कितना होगा? वो होगा OSWE, और W स्टार से WE तक उत्सर्जन को घटाने की टोटल कंट्रोल कॉस्ट क्या होगी? WE W स्टार S। दोनों को जोड़ दें तो ये पेपर मिल का कुल खर्च होगा, जिसको हम कह सकते हैं OSW स्टार। पिछले लेक्चर में अगर आपने ध्यान दिया हो तो OSW स्टार ये वो टोटल कॉस्ट है, टोटल वेस्ट डिस्पोजल कॉस्ट है
जो मिनिमम होती है, और ये तभी मिलती है जब पोल्यूशन सोशल ऑप्टिमम लेवल पर हो। और सोशल ऑप्टिमम लेवल वो होता है जहाँ एमसीसी एमडीसी एक दूसरे को काटते हैं, अर्थात वेयर एमसीसी इज इक्वल टू एमडीसी। और यह बिंदु, इससे एक लंब एक्स एक्सिस पर खींचिए तो जो प्रदूषण का स्तर आएगा वो SOL है। वही SOL यहाँ पर WE है जो लायबिलिटी लॉस के इम्पोज करने से मिल गया। ऐसे में प्रदूषण को, उत्सर्जन को W स्टार से WE तक लायबिलिटी लॉस के लागू होने के कारण पेपर मिल घटाएगी। उत्सर्जन सोशल ऑप्टिमम लेवल ऑफ पोल्यूशन OWE के बराबर रह जाएगा। रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंट को लगाने का उद्देश्य पूरा हुआ, और जो प्रदूषण करता था उसने न केवल प्रदूषण को घटाया, बल्कि अब इस स्थिति में उसकी टोटल कॉस्ट मिनिमम है, न्यूनतम है। अब अगर वो WE से कम प्रदूषण को करना और चाहेगा तो इसमें उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ऐसा वो क्यों चाहेगा? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लायबिलिटी लॉज इस तरह से कैपेबल हैं कि वो जो प्राइवेट डिसीजन मेकर है उसको स्वयं अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया में ऐसा मजबूर करते हैं कि उसके निर्णय लेने की प्रक्रिया उसके उत्सर्जन को सोशल ऑप्टिमम लेवल की ओर घसीट ले जाती है, और जो डिजायर्ड है वो लॉ को इम्प्लीमेंट करने पर, लागू करने पर हमें अपने आप मिल जाता है। लायबिलिटी लॉस सबसे पुराने इंस्ट्रूमेंट्स में से हैं। अमेरिका में इनकी शुरुआत हुई थी, और अमेरिका की पब्लिक पॉलिसी में अभी भी बड़े पुराने नियमों में इनको गिना जाता है। एक बुक में देखिएगा, एक केस स्टडी का जिक्र है, ओरेइडा फूड्स टू पे $1 million फॉर पोल्यूटिंग द स्नेक रिवर। एक कोई आसान रूप में मैं बता रहा हूँ, कोई फूड जॉइंट, कोई रेस्टोरेंट, उससे गंदा पानी, फूड पार्टिकल्स वगैरह निकलते थे, पास की नदी में प्रवाहित होते थे, नदी का जल प्रदूषित हुआ, किसी ने शिकायत की, इन्वेस्टिगेशन हुआ, और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पाया गया कि वो जो रेस्टोरेंट है ओरेइडा फूड्स, वो नदी को प्रदूषित करने के लिए जिम्मेदार है। तो अंडर लायबिलिटी लॉज $1 million का फाइन इम्पोज किया गया, और ये कहा गया कि अब अपने वेस्ट को नदी में प्रवाहित करने के पहले ट्रीटमेंट प्लांट, रिसाइकलिंग इत्यादि चीज़ों का उपयोग रेस्टोरेंट को करना होगा। कंपनी को सख्त हिदायत दी गई, उसको मुआवजा देना पड़ा, और भविष्य के लिए अपशिष्ट उत्सर्जन के तरीके को नियमित किया गया। लायबिलिटी लॉस के फंक्शनिंग का ये एक उदाहरण है। जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है कमांड एंड कंट्रोल में, उसे हम एलोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं, संपदा अधिकारों का आवंटन। इसको हम कोजियन मेथड्स भी कहते हैं, कोज विधि, क्योंकि यह विधि कोज प्रमेय पर आधारित है। इट इज बेस्ड अपॉन कोजियन थ्योरम, and Coasian theorem is the theorem which was given by Ronald Coase in 1960. 1960 में रोनाल्ड कोज ने यह प्रमेय दी थी, यह कंसेप्ट दिया था, और उन्हीं के नाम पे
संपदा अधिकारों के आवंटन की जो विधि है इसको हम कोज विधि भी कहते हैं, कोजियन मेथड भी कहते हैं, कोजियन दृष्टिकोण भी कहते हैं। आपको याद होगा कि बात शुरू हुई थी कि अगर एक्सटर्नलिटी हो, उत्पादित वस्तु का स्वभाव सार्वजनिक वस्तु का हो और संपदा अधिकार परिभाषित ना हो, ओनरशिप क्लियर ना हो, प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइंड ना हो, इनमें से कोई भी एक कारण हो तो कुशलता शर्तों का उल्लंघन हो जाता है और हमको फर्स्ट बेस्ट नहीं मिलता। रोनाल्ड कोज ने एक बड़ी खास बात कही। उन्होंने कहा कि संपदा अधिकारों की अनुपस्थिति में जो बाजार विफलता हमें प्राप्त होती है उसको अगर हमें ठीक करना है तो संपदा अधिकारों का आवंटन कर दिया जाए। हम फिर वही उदाहरण लेते हैं, एक नदी है, ऊंचाई पर पेपर मिल है, उसका गंदा पानी नदी में आ रहा है, नदी प्रदूषित हो रही है, नीचे फिश हैचरी है जहाँ मछलियों का उत्पादन हो रहा है और इस प्रदूषण से मछलियों का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। तो पेपर मिल पोल्यूटर, फिश हैचरी पोल्यूटी। पेपर मिल प्रदूषण करने वाली, फिश हैचरी प्रदूषण सहने वाली, नदी CPR कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, फ्री टू यूज, ज्वाइंट कंजम्पशन। पेपर मिल और फिश हैचरी बराबर इसको यूज कर सकते हैं, संपदा अधिकार आवंटित नहीं है, कोई किसी को मना नहीं कर सकता। रिजल्ट मार्केट फेल्योर। क्यों होगा क्या? पेपर मिल के पास अगर कोई रोक टोक नहीं है, अगर नदी पर कोई मालिकाना हक नहीं है तो पेपर मिल को अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने से कोई रोक नहीं सकता। पेपर मिल क्या करना चाहेगी, उसके पास हमेशा इंसेंटिव होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो, उसको बेचो और प्रॉफिट कमाओ। लेकिन हम जानते हैं जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही ज़्यादा उत्सर्जन होगा, उतना ही ज़्यादा गंदा पानी नदी में आएगा और उतना ही अधिक प्रदूषण होगा, और जितना ज़्यादा प्रदूषण होगा फिश हैचरी का नुकसान उतना ही अधिक होगा। फिश हैचरी नुकसान सहने वाली है, लेकिन नदी के उपयोग का अधिकार उसके पास नहीं है, नदी उसकी नहीं है। वह फिश हैचरी को कह तो सकती है लेकिन लीगली रोक नहीं सकती कि भाई आप प्रदूषण कम करिए। अंत परिणाम, समाज को उसकी ज़रूरत से ज़्यादा पेपर मिलेगा और समाज को उसकी ज़रूरत से कम मछली। कहीं ओवर प्रोडक्शन, कहीं अंडर प्रोडक्शन, ए टाइप ऑफ मार्केट फेल्योर। तो रोनाल्ड कोज ने कहा कि भैया आप संपदा अधिकार आवंटित कर दो, चाहे पोल्यूटर को नदी का मालिक बना दो और चाहे फिश हैचरी को, चाहे प्रदूषण करने वाली पेपर मिल को नदी का मालिक बना दो, उसको प्रॉपर्टी राइट दे दो, और चाहे प्रदूषण को सहने वाली जो फिश हैचरी है उसको मालिक बना दो। दोनों के बीच में आपसी लाभप्रद लेन देन, म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्सचेंज, आपसी लाभप्रद लेन देन इस प्रकार से होगा कि हमको सोशल ऑप्टिमम लेवल ऑफ पोल्यूशन अपने आप मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कोज थ्योरम। दिस इज नोन एज कोजियन सॉल्यूशन। एंड द कोज थ्योरम स्टेट्स, कोज थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, irrespective of the fact that whether the property rights are assigned to polluter or pollutee, mutual beneficial exchange between the two will lead to social optimum level of pollution. तो चाहे हम प्रॉपर्टी राइट्स पोल्यूटर को असाइन करें, चाहे पोल्यूटी को असाइन करें, निश्चित ही
हमको म्यूचुअल बेनिफिशियल बार्गेन से जो सोल्यूशन मिलेगा वो सोल्यूशन ऐसा होगा जो सोशल ऑप्टिमम लेवल को बताएगा, और हमको यही चाहिए।